मुझे ना हर दिन ढेर सारे पेरेंट्स एक क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि मुझे भी होम स्कूलिंग करनी है, क्या होम स्कूलिंग इंडिया में लीगल है? कभी पूछते हैं कि होम स्कूलिंग करेंगे तो फिर क्या हमारे बच्चे के दोस्त बन पाएंगे, या फिर अगर हम होम स्कूलिंग करेंगे तो डिग्री कहाँ से मिलेगी, नियोस क्या होता है, या फिर थोड़े से जो ऑलरेडी होम स्कूलिंग करने का सोच चुके रहते हैं वो पूछने लगते हैं लीगल साइड, डिग्री कैसे मिलेगी, हायर एजुकेशन कैसे होगी, बच्चा बाहर कैसे जाएगा, या फिर बच्चा जॉब कैसे करेगा। वेल, अगर आपके भी यही सारे सवाल हैं तो ये वीडियो में आपको मिलने वाला है कंप्लीट A to Z होम स्कूलिंग का नॉलेज। अगर आप भी होम स्कूलिंग करवाना चाहते हैं, अपने बच्चों को जानना चाहते हैं व्हाट इज होम स्कूलिंग, व्हाट इज डी स्कूलिंग, व्हाट इज अनस्कूलिंग, और इसको कैसे इंडिया में लीगली किया जा सकता है, तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक भी कर लो और इस चैनल को कर लो आप सब्सक्राइब, बिकॉज इस चैनल पे सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से नहीं, मैं रेगुलरली बहुत सारे वीडियोस लाता रहता हूं जहां पे मैं आपको होम स्कूलिंग पे अपडेट्स देता रहूं कि इंडिया में क्या चल रहा है, और ना ही इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में होम स्कूलिंग में क्या चल रहा है और कौन कैसी प्रैक्टिस कर रहा है। तो शुरू करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल से कि होम स्कूलिंग लीगल है या नहीं। तो मैं बता देना चाहता हूँ, होम स्कूलिंग 100% लीगल है। इंडिया में RTE एक्ट, जो कि है राइट टू एजुकेशन एक्ट, वो बोलता है कि हर बच्चे को ना एजुकेशन मिलना कंपलसरी है, पर वो ये नहीं कहता कि आप बाउंड हो कि वो एजुकेशन आप स्कूल से ही लोगे। एक समय पे एजुकेशन मिनिस्टर थे श्री कपिल सिब्बल जी, उन्होंने भी कहा था कि एजुकेशन कंपलसरी है और वो एजुकेशन पेरेंट्स खुद भी चाहें तो अपने बच्चों को प्रोवाइड कर सकते हैं। नो बडी विल इंटरफेयर, नो गवर्नमेंट, नो पुलिस, नो अथॉरिटीज विल क्वेश्चन यू कि आप ये खुद क्यों कर रहे हो। तो कुल मिला के होम स्कूलिंग इज लीगल इन इंडिया, बट येस, इफ यू नीड 10th और 12th की मार्कशीट्स, उसके लिए गवर्नमेंट ऑथराइज्ड बोर्ड है जो कि है नियोस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, जिसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जो कि आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। अब जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ वो चीज़ बहुत ही कम डिस्कस की जाती है और उसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता, बट मैं आपको बताऊंगा कि और दिस इज़ अ रियल स्टेप जिसकी वजह से हमेशा होम स्कूलिंग में बर्नआउट्स होते हैं, हमेशा होम स्कूलिंग करने के बाद पेरेंट्स फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और उनको नहीं पता होता है कि क्यों हो रहा है। उसे कहते हैं डी स्कूलिंग। वेल, डी स्कूलिंग एक ऐसी चीज़ है जैसे कि आपका बच्चा जब स्कूल जाता रहता है और वो एक माइंडसेट में रहता है कि सुबह उठकर यूनिफॉर्म पहननी है, स्कूल जाना है, बेल बजेगी, प्रेयर होगी, फिर उसके बाद क्लास टीचर आएंगी और वो मुझे पढ़ाएंगी, फिर उसके बाद मैं पढ़ूंगा, फिर से बेल बजेगी, फिर दोस्तों से बात करूंगा, फिर लंच ब्रेक होगी, गेम्स पीरियड होगा। ये सारा माइंडसेट जिसमें बच्चा ऑलरेडी एक एक मोल्ड में बच्चा इतने सालों से चल रहा है। और साइंस कहता है कि प्रति 1 साल जो स्कूल आपका बच्चा गया, उसके लिए डी स्कूलिंग करने के लिए आपको लगता है 1 महीना। तो जैसे मेरा बेटा 3 साल स्कूल गया था और मैंने जब होम स्कूलिंग, हाइब्रिड होम स्कूलिंग से प्रॉपर होम स्कूलिंग में जंप किया, आई गॉट फ्रस्ट्रेटेड, आई वॉज नॉट अ डिप्रेशन, बट आई वॉज इन टू अ मूड जहाँ पे मैं किसी से बात नहीं कर पा रहा था। आई वॉज क्वेश्चनिंग माई सेल्फ, मुझे बहुत सारे बर्नआउट्स हो रहे थे, बट देन आई लर्न, आई रेड, आई अटेंडेड सो मेनी वर्कशॉप्स एंड आई गॉट टू नो कि डी स्कूलिंग नाम की चीज़ होती है जो सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, पेरेंट्स के लिए भी करनी पड़ती है। क्योंकि हम पेरेंट्स क्या करते हैं, रोज सुबह को हमारी आदत हो चुकी रहती है कि सुबह उठेंगे, एक रूटीन फॉलो करना होता है, एक एंकर रहता है हमारी लाइफ को चलाने के लिए, हमारी स्कूलिंग को चलाने के लिए, जहाँ पे हम क्या करते हैं ना, सुबह उठते हैं, बच्चे के लिए लंच बॉक्सेस रेडी करते हैं, देन वी सेंड हिम टू स्कूल, वो जाएगा, एक रूटीन वहाँ बनी रहती है, वहाँ से आएगा, फिर ईयरली टेस्ट होते हैं, ग्रेजुअल मतलब उसके असेसमेंट्स होते हैं, फिर हमको मार्कशीट्स मिलती हैं, फिर उसके PTMs होते हैं जहाँ पे हमको बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं और हमें रेगुलर प्रोग्रेस मिलता है। और जैसे ही हम उस जोन से एकदम से बाहर आते हैं, तब हम देखते हैं कि यार ये सब तो हो ही नहीं रहा है, अब मैं प्रोग्रेस कैसे ट्रैक करूँगा, बेल कौन बजाएगा, अब मैं क्या पढ़ाऊँ, नेक्स्ट क्या पढ़ाना है, सिलेबस क्या होगा, करिकुलम क्या होगा, एंड सो मेनी थिंग्स लाइक दैट। और तब आता है बर्नआउट, जिस फेज से मैं निकला और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आरिफ के लिए क्या करूं। एकदम से चीज़ें रुक गई और मैं अपने आप पे क्वेश्चन करने लगा कि यार अब व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप। अभी कुछ कर नहीं रहा है वो, आज तो हम लोग ने कुछ किया ही नहीं, मैं लोगों को क्या बताऊंगा। जबकि जब स्कूल चल रहा था तब भी मैं लोगों को कुछ नहीं बताता था, तब भी मैं लोगों को कोई वैलिडेशन नहीं देता था कि मेरा बेटा स्कूल जा रहा है, या वो ये कर रहा है, या वो अब ऐसा करने वाला है, या नेक्स्ट पॉइंट ये है। तब मैं फ्रस्ट्रेट होता था कि अभी जो मेरे को उसको करवाना है, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेशर फ्रॉम स्कूल, जस्ट फ्रॉम द एकेडमिक प्रेशर या जस्ट फ्रॉम द सिलेबस प्रेशर, मैं वो सारी चीज़ें उसको नहीं करवा पा रहा हूँ। सो यहाँ पे वो सारी चीज़ें मैं समझने लगा एंड देन मैं बहुत ईज आउट हो गया। उसको उस वक्त, जिस वक्त PS खेलना है वो PS खेल रहा था, सुबह उठ के वो लेट उठ रहा था, लेट सो रहा था, जस्ट बिकॉज आई गॉट मेंटोर्स, और जहाँ पे मैंने देखा, मैंने समझा, और फिर धीरे धीरे करके आई पास दैट टाइम एंड नाउ आई एम ईज्ड आउट। थोड़ा सा ईज्ड आउट हूँ, चीज़ें ईजी चल रही हैं, एंड ऑल ऑफ अ सडन थिंग्स चेंज्ड। मेरे एंकर्स बनने लगे, मेरे को समझ में आने लगा कि अब उसको ये चीज़ ज्वाइन करानी है, अब उसको आज ये पढ़ाना है, इस पर्टिकुलर 3 महीने में वो ये गोल्स अचीव करेगा, एंड मैं शॉर्ट टर्म गोल्स बनाने लगा और ऐसे करते मेरी ये जर्नी स्टार्ट हो गई।
अब सवाल आता है कि हम रूटीन कैसे बनाएं। देखो, हमें ना एक चीज़ का ध्यान रखना है कि होम स्कूलिंग या अनस्कूलिंग में हमें स्कूल को घर पे नहीं लाना है। हमें घर पे कोई बोर्ड्स नहीं बनाने हैं, हमें घर पे कोई टाइम टेबल सेट नहीं करना है, हमें घर पे बेल सिस्टम चालू नहीं कर देना है कि चलो अब इतना टाइम हो गया, उठो, गेट अप एंड यहाँ पे बैठेंगे और इतनी देर अपन ये पढ़ेंगे। नो, बट येस, rhythm is also important. When I say rhythm and how it is different from structure, I tell you, rhythm is something कि हम रोज सुबह को ना, जैसे मैं मेरा बताऊं, मेरा रूटीन अभी सेट कैसे हुआ है कि हम कैसे भी करके कोशिश करते हैं कि सुबह 7 बजे उठें। मैंने कुछ ऐसा उसके लिए अरेंज किया कि 7 बजे उधर जाना पड़े, सो दैट हम वॉक पे निकल गए, हम घूमने निकल गए। जिस दिन नहीं मन किया उस दिन रोक देंगे, लेकिन एक रिदम बन चुका है कि यस, हम 7 बजे उठेंगे और हम वहाँ जाएंगे, हम घूमने जाते हैं। उसके बाद मैंने उसके बीच में इंग्लिश क्लासेस लगाई थी एंड ही स्टार्टेड गोइंग देयर, तो उसकी वजह से मुझे एक एंकर मिला कि चलो 1 घंटे अब वहाँ पे हम जाएंगे, और मैंने भी खुद ही ज्वाइन कर लिया उसके साथ ही। सो दैट गेव अस अ रिदम। उसके बाद हम कभी कभी वीकली सर्च करते रहते हैं, जैसे ही वापस आते हैं उसके बाद बैठेंगे एंड ही इज फ्री टू वॉच यूट्यूब। बट यूट्यूब पे मैंने ये डिफाइन कर रखा है कि वो क्या क्या देख सकता है और क्या क्या बिल्कुल देखना अलाउड नहीं है। लाइक शॉर्ट्स मेरे लिए बिल्कुल अलाउड नहीं है। सो यूजुअली मैं खान सर के वीडियोस चला के देता हूँ या स्पेस के वीडियोस चला के देता हूँ, या फिर अभी करंट अफेयर्स में क्या चल रहा है, या कुछ यूट्यूब के ऐसे ट्रेंडिंग टॉपिक्स रहते हैं जिसपे वो देख सकता है और वो देखता है, ही इंजॉयज। PS खेल सकता है, वो खेलता रहता है। देन हम एकदम से कभी उसका, जैसे अभी हमने म्यूजिक क्लासेस भी उसके लिए सोचे थे, सो वी हायर्ड अ टीचर एंड म्यूजिक क्लासेस उसके चालू हैं जिसका एक रिदम बना हुआ है। उस टाइम पे कभी भी बेल नहीं बजती है, बट यस, एक रिदम बना हुआ है, एक रूटीन बन रहा है, बट नॉट लाइक अ टाइम टेबल काइंड ऑफ थिंग कि यार ये ना इस वक्त पे हमें कंप्लीट करना है। नो, ऐसे ही करते करते हम कभी भी कोई DIY प्रोजेक्ट सर्च करते हैं, कभी हम एक दूसरे को एक टास्क देते हैं। हमारी एज अ फैमिली वी सिट टुगेदर, एक बोर्ड मीटिंग होती है जहाँ पे एवरीबडी विल डिस्कस कि इस वीक हम क्या करने वाले हैं, और उसके बाद सब अपना अपना कंट्रीब्यूशन स्टार्ट करते हैं, विच इज़ अगेन इनटू अ रिदम। एक छोटा सा डिसिप्लिन स्ट्रक्चर जरूर बनाना है कि हाँ, हम ये तो करने ही वाले हैं। लाइक बच्चों को ये नहीं पता है, बच्चों को फुल टाइम आप फ्री छोड़ोगे, वो फुल टाइम फ्री रहेंगे। बच्चों को आपको एंकर करना है, आपको एज अ लीडर वहाँ पे पीछे से पुश करना है कि चलो अब अपन ये करते हैं। दिस वॉज अ इंटेंशनल ऑप्शन आई टुक। सो इंटेंशनल ऑप्शन होने की वजह से इसमें टाइम लगता है। टाइम बोले तो आपको अपना टाइम देना पड़ेगा। स्कूल में हम क्या करते थे, फीस भर दी और बच्चे को भेज दिया, और फिर हम एजुकेशन सिस्टम पे रैंक्स बोलते हैं, हम बोलते हैं कि एजुकेशन सिस्टम में ये गलत है, वो गलत है। तो यहाँ पे आप जब अपने हाथ में चीज़ें लेते हो ना, तो यू हैव टू गिव टाइम। और इसका सबसे बड़ा मैं ड्रॉबैक ही कहूँगा, क्योंकि लेट इट बी वेरी अपफ्रंट एंड क्लियर कि टाइम बहुत लगता है आपको इंटेंशन। सो ऑल इन ऑल, दैट्स हाउ वी प्लान्ड अवर स्ट्रक्चर। वी नेवर फोर्स, वी नेवर पुट थिंग्स कि अभी ये करना ही है, नहीं, बिल्कुल नहीं। एंड दिस इज हाउ हमारी रूटीन बनी। अब बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट एंगल की, सोशलाइजेशन का क्या होगा। ये क्वेश्चन जब मुझसे कोई भी पेरेंट पूछता है ना, तो मैं आंसर देने से पहले उनसे एक ही चीज़ पूछना चाहता हूँ कि स्कूल में एक क्लास में बच्चा 40 लोगों के साथ पढ़ाई करता है थ्रू आउट अपने 12 साल, मतलब जितना भी टाइम वो स्कूल में रहता है, वो उन्हीं 40 बच्चों के साथ उस क्लास में अपनी पूरी स्कूलिंग निकाल देता है। उन 40 बच्चों के साथ वो बैठता है, पढ़ाई करता है एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में। वहीं पे ही जब उसको किसी बच्चे से बात करनी होती है या फिर अपनी कोई बात डिस्कस करनी होती है, उस वक्त पे उसको बोला जाता है सिट क्वाइट, और वो नहीं सुनता है और फिर भी अपनी बातें आउट ऑफ क्यूरियोसिटी जब उन बच्चों से बात करता है, उसको पनिशमेंट मिलती है। एंड ड्यूरिंग द PTMs यू गेट टू लिसन कि योर किड इज टॉकेटिव, योर किड इज नोटोरियस, योर किड इज नॉटी, ही डज नॉट लिसन टू अस, एंड ऑल दीज थिंग्स यू कॉल एज सोशलाइजेशन। मतलब मुझे आप एक्सप्लेन करो कि ये सोशलाइजेशन कैसे हुआ। अब मैं बात करता हूँ while in unschooling और homeschooling, how do kids socialize? पहली चीज़ ना, एज बैरियर नहीं होता है। उनको ये प्रॉब्लम नहीं है कि उनको सेम एज ग्रुप के साथ ही थ्रू आउट अपना बातें या थ्रू आउट अपना इन्वॉल्व होना या एंगेज होना। दे गेट टू एंगेज, दे गेट टू इन्वॉल्व विद पीयर्स ऑफ डिफरेंट एजेस। ओके, यहाँ पे जब जो टीचर्स से वो या जिन कोचेस के साथ वो कोई चीज़ें सीखने जाते हैं, वो कोचेस बहुत फ्रेंडली होते हैं। मैं ये नहीं कहता टीचर्स फ्रेंडली नहीं होते, बट स्कूल हैज़ टू फॉलो सर्टेन डिसिप्लिन, जहाँ पे दे हैव टू मेंटेन द डेकोरम। बट जब वो फ्री हैंड कोचेस के पास सीखने जाते हैं, वहाँ पे कोचेस थोड़े फ्रेंडली होते हैं, वो एक्सप्लोर करना अलाउ करते हैं, वो इनकी क्यूरियोसिटी को जीने देते हैं। बिकॉज व्हाट दे बिलीव इन कि उनको ना कोई सिलेबस कंप्लीट नहीं करना है, उनको कोई चीज़ों के लिए रश नहीं करना है। एंड दिस इज हाउ द थिंग्स गेट ईजी व्हेन यू गो विथ अनस्कूलिंग मोड और होम स्कूलिंग मोड। सो आई बिलीव कि होम स्कूलिंग किड्स और होम स्कूल किड्स और अनस्कूल किड्स आर मोर सोशल देन स्कूल गोइंग किड्स। अब बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझसे हमेशा पूछा जाता है कि होम स्कूलिंग में खर्चा कितना होगा। क्या होम स्कूलिंग सिर्फ अमीर लोग कर सकते हैं या फिर होम स्कूलिंग अमीरों का ही कॉन्सेप्ट है? नो, होम स्कूलिंग बेसिकली वो लोग करते हैं जिनका इंटेंशन होता है कि मुझे अपनी
हाथ में ओनरशिप लेनी है। अब बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझसे हमेशा पूछा जाता है कि होम स्कूलिंग में खर्चा कितना होगा? क्या होम स्कूलिंग सिर्फ अमीर लोग कर सकते हैं या फिर होम स्कूलिंग अमीरों का ही कॉन्सेप्ट है? नो, होम स्कूलिंग बेसिकली वो लोग करते हैं जिनका इंटेंशन होता है कि मुझे अपनी हाथ में ओनरशिप लेनी है, मुझे ये मेरा मन है, ये मेरा डिसीजन है। पैसा खर्च होता है बट इट्स इंटेंशनल स्पेंडिंग। यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग बच्चों को स्कूल में एनरोल करते हैं तो बच्चों की ईयरली फीस होती है, उसके साथ ट्यूशन फीस होती है, यूनिफॉर्म्स होते हैं, बुक्स होते हैं, प्रोजेक्ट्स के फीस रहते हैं और ये सब करते हैं ऑन एन एवरेज मिनिमम आजकल 1 लाख रुपए साल का खर्चा होता है। अगर उसको हम ब्रेक डाउन कर लेते हैं और मैं आपको मेरे एक्सपेंसेस अभी बताऊं, तो मेरे रीसेंट एक्सपेंसेस अगर देखें तो मैंने आरिफ के लिए एक तबला क्लास अलाइन की है जिसके मेरे को 3,000 रुपये लगते हैं। उसके साथ ही साथ एक इंग्लिश क्लास हो जाता है जहाँ, तो उसके लिए 2,000 रुपये मुझे लगते हैं, 5,000 ये खर्चा हो गया। इसके बाद हम थोड़ी बहुत बुक्स कभी खरीद लेते हैं। बट हमने जो रिसेंटली अभी एक चीज़ सोची है कि हम कोई लाइब्रेरी ढूंढ रहे हैं जहाँ पे होता क्या है कि मुझे मेरे किसी फ्रेंड ने बताया कि 500 रुपये 1,000 रुपये मंथली चार्जेस रहते हैं और वहाँ पे हम जाके वहाँ पे जितनी भी सारी बुक्स हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं। वैसे भी हम बुक्स जो लेके आते हैं वो एकदम से तो पढ़ते नहीं हैं, हम लोग घर में उनको बना के रख देते हैं और वो पाइल अप हो जाती हैं। दैट इज अगेन अ गुड थिंग। बट मुझे ये चीज़ ज़्यादा अच्छी लगी कि 1,000 रुपये का सब्सक्रिप्शन ले लो एंड यू गेट एक्सेस टू टन्स ऑफ बुक्स। ओके, सो ये हम एक चीज़ ट्राई करने वाले हैं। और जैसे कि मेरा खर्चा अभी 5,000 हुआ है जितना मैंने अभी बताया, इसके साथ हम कुछ चीज़ें खरीदते हैं या कुछ जैसे DIY प्रोजेक्ट्स या कुछ हमने सोचा, कुछ एक्टिविटी करने के लिए सोचा, उसको अलाइन करने के लिए हमको थोड़ा बहुत एक्सपेंस लगता है। तो अभी मेरा मंथली 10 से 12,000 रुपये इस पे खर्च हो रहा है। अपार्ट फ्रॉम जो हम ऑलरेडी स्कूल में होते हुए भी बच्चों के लिए पिकनिक्स, पार्टीज़ और ये सब ऑलरेडी करते हैं, तो वो मेरा मिक्स एंड मर्ज हो जाता है। एंड दिस इज़ हाउ कि उतना ही खर्चा होता है लगभग, कुछ अलग से नहीं होता है। हाँ, टाइम मेरा वहाँ पे जब वो सुबह अगर 7 बजे स्कूल चला जाता था और 3:30 बजे तक वापस आता था, तब तक मैं अपने काम में रहता था। अब ऐसा है कि अभी मैंने आउटसोर्स करके रखा है, चीज़ें अलाइन करके रखी हैं, बट आई हैव अलाइंड माई टाइम टेबल अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर थिंग। तो ये इंटेंशनल बेसिस भी था और ठीक है, मुझे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा भी लगता है। आई जस्ट वांट कि जितना उनका चाइल्डहुड है या जितना मेरा पेरेंटहुड है उतना हम लोग साथ में अच्छे से बिताएं। बिकॉज इट्स नेवर कमिंग बैक। सो दिस इज व्हाट आई थिंक। सो आई एंजॉय द माई टाइम विद माई किड्स। इट्स लाइक वॉक इन अ गार्डन। सो यस, खर्चे की बात ये थी होम स्कूलिंग की ऑनबोर्डिंग, लीगल प्रोसेस, अबाउट सोशलाइजेशन, कितना खर्चा होता है, डी स्कूलिंग, अनस्कूलिंग, ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे आपसे डिस्कस किए। और मैं और मेरी वाइफ ने ये डिसाइड किया है कि हम हमारी जर्नी को अब डॉक्यूमेंट करना शुरू करेंगे। उसको डॉक्यूमेंट करके हम हमारी सारी डे टू डे जर्नी को इस चैनल पे प्रोड्यूस करने वाले हैं। और उसको हमारे साथ अगर आपको जुड़े रहना है, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल। और अगर हमारी जर्नी के बारे में आपको और भी कुछ जानना है तो प्लीज़ कॉमेंट बिलो। हम आपको कोशिश करेंगे कि हर वक्त जवाब दे सकें और हर उस चीज़ पे हम एक वीडियो बना सकें और हम एक दूसरे की मदद कैसे कर सकें। और हाँ, एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, होम स्कूलिंग करने के लिए यू डोंट नीड टू बी ओवर एजुकेटेड, यू डोंट नीड टू बी perfect, you don't need to align things, you don't need to arrange curriculum, you don't need to make a syllabus, you don't need to make a routine. All you need to do is be involved. All you need to do is एक decision लेना है। All you need to do is you need to start living, you need to start living in present instead of thinking about a future कि कल क्या होगा। कल हमेशा आज से ही होके निकलता है और अगर आज कुछ अच्छा हुआ तो कल डेफिनेटली वही होगा जो हम चाहते हैं। So till then, take care and don't forget to subscribe this channel.